वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना है और इसको अच्छे से समझ लेना है। जो भी क्वेश्चन समझाए जाएंगे, ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसमें आपको 2 अंक 3 अंक वाले क्वेश्चन बताएंगे। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी तैयारी खुद से करिए। पेपर के भरोसे मत रहिए, क्योंकि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है और आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखना है। 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे और एक दिया है अथवा में 3/4 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ज्ञात करना अवश्य आएगा। तो क्या करेंगे कि हर पहले देखेंगे। देखिए, 3 के हर में 1 है और 4 के हर में 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के हर यदि समान हैं तो आप 2 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 3/3 का गुणा कर लीजिए दोनों में। तो लिखना पड़ेगा आपको 3 और 4 में 3/3 का गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे, 3 में किसका गुणा कर रहे हैं? 3/3 का। तो ये बन गया 9/3। इसी तरह 4 में भी कर लोगे 3/3 का, तो क्या आ जाएगा? 12/3। ध्यान से समझिएगा। जब हर समान रहेंगे तब की बात हो रही है। यदि हर में मान लीजिए 3/2 4/2 होता, तब भी हम 3/3 का गुणा कर लेते, तो 3×9/6 हो जाता। तो जब हर समान रहेंगे तो जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उससे एक अधिक का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 3/3 का गुणा कर लिया, तो 9/3 बन गया, ये 12/3 बन गया। अब देखिए इन दोनों के बीच 9/3, 10/3 आ गया एक, और एक 11/3 आ गया, ये 12/3 है। तो 9/3 और 12/3 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं हो गई, 10/3 और 11/3। अब देखिए, जिसमें हर समान नहीं है उसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3/4 है और ये 4/5 है, तो हर समान नहीं है। तो हम सीधे 3/3 का गुणा नहीं कर सकते, पहले हर समान करेंगे। तो करते हैं समान, इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे। 3/4 में 5/5 का गुणा, 3/4 में 5/5 का गुणा किए तो क्या बन गया? 15/20 बन गया ये। और इस जो 4/5 है, इस संख्या में 4/5 में किसका गुणा करेंगे? इसके वाले हर से, यानी 4/4 से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 16/20 बन जाएगा। अब देखिए हर समान हो गए, दोनों के हर समान हो गए। ये 15/20 बन गया, ये 16/20 बन गया। अब वही तरीका, 2 परिमेय संख्याएं चाहिए तो एक अधिक का गुणा कर दीजिए, 3/3 का गुणा कर दीजिए दोनों में। 3/3 का इसमें भी, 3/3 का इसमें भी, हर समान होने के बाद। तो ये हो जाएगा 15×3 45/20×3 60। हर और अंश दोनों में 3/3 गुणा हो रहा है। और इसमें करेंगे तो 16×3 कर रहे हैं, तो 16×3 48 ये भी बन गया 60। अब देखिए इसके बीच में क्या क्या है? 46/60 और 47/60। ये 2 परिमेय संख्या आप ज्ञात करें। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। इसके आगे है 125 की पावर 1/3। ये भी क्वेश्चन एक आता है। तो क्या करते हैं इसको, 125 की पावर में 1/3 है, तो आपको 3 की घात बनानी है 125 को। तो ये 5 की घात 3 है 125, और इसकी घात में 1/3 है, तो 3 कट जाएगा तो 5 की घात 1 आ गया, जिसका मान 5 हुआ। तो बहुत ही आसान है। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है आप कर सकते हैं। अब देखते हैं परिमेयीकरण। ये भी हर बार आता है। क्या दिया हुआ है? 1/√5 प्लस अंडर रूट, या 2 दिया रहेगा, ये शायद क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो सकती है, या दिया भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हर में है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो आपको किसका गुणा करना है? हर में क्या है? अंडर रूट 5 प्लस 2। तो आपको गुणा करना पड़ेगा अंडर रूट 5 माइनस 2 का। ये लीजिए, अंश और हर दोनों में अंडर रूट 5 और -2 का। तो क्या हो जाएगा? देखिए अंश में 1 है, 1 का गुणा इससे करेंगे अंडर रूट 5 -2 से, तो ये तो यही आ जाएगा ऊपर। और हर में a प्लस बी ए माइनस बी, इसीलिए तो गुणा होता है। प्लस होता है तो माइनस का करते हैं, माइनस होता है तो प्लस का करते हैं, ताकि a प्लस बी ए माइनस बी बन जाए। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो अंडर रूट 5² माइनस 2²। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर केवल 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 5 में 4 घट के 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 5 -2 ऊपर, तो यही रहेगा अंश में। अंडर रूट 5 का वर्ग 5 भराया, और ये अंडर रूट 2 नहीं है कि 2 हो जाए, ये केवल 2 है, तो 2 का वर्ग 4 हुआ। तो 5 -4 हो गया, तो बट्टे में 1 आ जाएगा। सीधा सीधा आपका उत्तर आ गया अंडर रूट 5 -2/1। तो ये इस तरीके से हर का परिमेयीकरण करेंगे। एक सिंपल उदाहरण लीजिए, मान लीजिए सिंपल आ जाता है, जैसे इसका परिमेयीकरण करना है, सीधे √7 और √7 का गुणा कर दीजिए। तो अंश में आ जाएगा अंडर रूट 7, एक कम अंडर रूट 7, और नीचे अंडर रूट 7 मिला के 7। परिमेयीकरण का अर्थ होता है कि हर में हम रूट हटा दें। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। y²
-y+1 एक बहुपद दिया है। इसमें आपको P0 और P1 का मान याद करना है। बहुत ही आसान है। P0 ये Py का मान है, Py है ये। आपको P0 ज्ञात करना, मतलब y के जगह पे 0 रखते जाना। तो रख दीजिए 0 का वर्ग, y का वर्ग है तो 0 का वर्ग, -y है तो 0 +1 रहेगा ही। तो P0 का मान आ जाएगा आपका 0 का वर्ग तो 0 हुआ, और 0 - 0 कुछ बचा नहीं, कुल मिला के आपका 1 आ गया। P0 का मान 1 आ गया। अब P1 ज्ञात करेंगे तो y की जगह पे 1 रख देना है, और कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना, 1 रख देना। तो मान लीजिए 1 रख देते हैं। Py y की जगह में 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर ये क्या था, P1। 1 का वर्ग 1 हुआ, 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो केवल 1 आएगा। तो ये P0 P1 का मान हो गया। शून्य देखिए अथवा दिया हुआ है, शून्य क्या दिया था, तो क्या करना है, जो दिया है x+5 दिया है, इसका शून्य ज्ञात करना, तो बराबर 0 ले लीजिए। तो x का मान क्या आ जाएगा, -5। तो यही शून्य होता है, जो x का मान है वही शून्य है। आगे है, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु ये स्थित होंगे। तो इसको ध्यान से समझिए। चतुर्थांश, x अक्ष, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, इधर x डैश होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को y कहते हैं, और y डैश नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे x अक्ष का धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। y अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर की ओर है, और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा नीचे की ओर है। तो देखिए ये जो पहला चतुर्थांश है, जिसको प्रथम बोलते हैं, इसमें दोनों प्लस रहेंगे, x और y दोनों प्लस में रहेंगे। देखिए द्वितीय में x माइनस दिख रहा है और y का प्लस है, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। तृतीय में दोनों माइनस रहेंगे, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस रहेंगे। चतुर्थ में क्या है, x को पहले लिखेंगे तो x क्या है, प्लस में है, और y क्या है, माइनस में। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या दिया है क्वेश्चन, 3 - 1, पहला प्लस है और दूसरा माइनस है। तो ये किस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। -1 और 0 कहाँ स्थित होगा, तो देखिए यदि y का मान 0 है तो ये x अक्ष पे स्थित होगा। ध्यान से समझिए, यदि जिसका मान 0 है, जब y का मान 0 होगा तो x अक्ष पर। अब यदि मान लीजिए दिया हुआ है 0, 2, किस अक्ष पर होगा ये, तो x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर होगा। जिसका मान 0 है उस अक्ष पर नहीं होगा। यदि x का मान 0 है तो y अक्ष पर होगा, y का मान 0 है तो ये कहाँ पे होगा, ये x अक्ष के बाईं ओर, ऋणात्मक है इसलिए। भुज और कोटि का मान क्या होता है, भुज कहलाता है x का निर्देशांक। तो यहाँ पे भुज क्या है, भुज है यहाँ पे 16, और कोटि क्या है, -12। केवल इतना लिख देना है, भुज और कोटि का मान। इसके आगे y अक्ष से दूरी बताना है, तो y अक्ष से दूरी x और y की, तो x अक्ष से दूरी 3 हो जाएगी और y अक्ष से दूरी 5 हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट करेगी। बिंदु दिया है -2, 0 और 5 और 6 को कार्तीय तल में बनाना है। तो पहले ये बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 1, 2 ऐसे करके। फिर -2 और 0, तो -2 कहाँ पे होगा, x का -2 है तो यहाँ पे -2 है, और 0 तो 0 है, y की तरफ जाना नहीं तो यहीं पे हो जाएगा। ये बिंदु बना देना है, लिख देना है -2 और 0। 5 और 6 चाहिए, तो 5 x का मान लीजिए यहाँ पे है, और 6 y का धनात्मक ऊपर की ओर यहाँ है, तो ये कहाँ पे जाएगा, या ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और 6। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगुनी है। इस कथन को क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो मान लीजिए जो नोटबुक की कीमत है कलम से दुगुनी है, तो नोटबुक x है, तो ये दुगुनी है किसके, y के। y मान लीजिए कलम की कीमत है, तो x बराबर 2y ये लिख सकते हैं। या चाहें तो y को पक्षांतरण करेंगे तो x - 2y बराबर 0, इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आप ये बता सकते हैं कि x क्या है, नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत बराबर x, कलम की कीमत बराबर y। फिर समीकरण बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो x से गुणे 2, x के स्थान पे 2 रख देना है यहाँ पे, और y की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस 3y है तो 3 गुणे 1 रखेंगे, तो बराबर में k है, तो 2 दूनी 4 और 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा k का मान। कई बार आ चुका है, इसको भी पढ़ लीजिए। आगे दिया है 2x + 3y बराबर 9.35, पक्षांतरण करिए। 2x + 3y माइनस में आ जाएगा 9.35, बराबर में हो जाएगा 0। ये बन गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में बन गया। अब इसमें abc का मान भी बताना, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2। x का जो गुणांक है वो a का मान है, और जो b का मान है वो कितना हो जाएगा, 3, और जो c का मान है वो अचर राशि है 9.35 माइनस में। इसको भी अच्छे से करिए। रेखा क्या होती है, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, रेखा कहलाती है।
रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ये लिख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कोण ज्ञात करना वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिए और भी देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजाएं दी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया 42। ये हीरोन का सूत्र है। तीन भुजाएं दी रहती हैं ए, बी और सी, तो तीनों भुजाएं ए बी सी हो गई। और यस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यदि एस मिल गया और तीनों भुजाएं मिल गई तो आप ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहली भुजा मान लीजिए 18 दी है ए का मान, और बी का मान 10 दिया है, सी नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया? 42। तो दो भुजाएं दी 18 10 28 दिया हुआ है, 28 प्लस सी बराबर 42 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 42 माइनस 28 यानी 14 सेंटीमीटर सी का मान आ जाएगा। तीनों भुजाएं मिल गई अब आपको। 18 सेंटीमीटर ए का मान है, 10 सेंटीमीटर बी का मान है, और यहाँ पे 14 दिया हुआ सी का मान। एस निकालेंगे यानी अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? 42/2 ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, यानी परिमाप का आधा 21 हो जाएगा एस का मान। अब फार्मूले पे रख दीजिए, √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 21 एस का मान है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो 21 गुणे ये 3 बचेगा, 21 में 18 घटाएंगे तो, और 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और ये 7 बचेगा। अब इसके गुणनखंड 21 बन रहे हैं, देखिए 7 3 21 एक और बन रहा है, तो 21 से 21 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल 11 रूट में। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो कुल मिला के हीरोन का सूत्र अवश्य पढ़ के जाइए, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा एक। आगे देखिए, यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 4πr² का मान दिया हुआ है। 4πr² क्षेत्रफल होता है गोले का। ये दिया हुआ कितना? 154 दिया हुआ है। आपको किसका मान चाहिए? त्रिज्या का, आर का मान चाहिए। तो r² हो जाएगा आपका एक, ये 4π पूरा जाएगा बटे में, 154 के बटे में क्या गया? 4π, पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 ऊपर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? r² का मान 154 गुणे 7 और 4 गुणे 22 बटे में रहेगा, तो आपका आ जाएगा 12.25। r² का मान है। देखिए किसी का जब वर्ग का मान आता, मान लीजिए r² का मान 16 आया, तो r का मान √16 यानी उसका वर्गमूल। तो यहाँ पे 12.25 का वर्गमूल ज्ञात किया, तो 3.5 आ गया r का मान, तो त्रिज्या हो गई। तो ये भी पढ़ लीजिए। शंकु का आयतन पढ़ लीजिए, यदि आता सिंपल 1/3 पाई r² तो उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ से ये भी ज्ञात करना सीख लीजिए। अर्धगोले का 2/3 पाई r³ आयतन तो सीख लीजिए, यदि आता सिंपल तरीके से तो आप आयतन ज्ञात कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है? माध्य सभी प्रेक्षणों का योग होता है और प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये भी पढ़ लेना है। बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला बहुलक कहलाता है, तो ये भी पढ़ के जाना है। और मध्यिका, यदि मध्यिका आती है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4 2 3 5 6, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। फिर देखिए कुल कितने हैं? ये 5 हैं, n का मान 5 है, तो एक अधिक जो होगा 1 2 तीसरे पद का मान, एक अधिक क्या है? 6, तो 6/2वें पद का मान, तो ये 4 हो जाएगी मध्यिका। तो माध्य मध्यिका बहुलक पढ़ के जाना है। और जो भी इसमें क्वेश्चंस बताए गए हैं, इनको आप अच्छे से यदि समझ लेंगे तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। और इसके पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ से आप उसे भी देख लीजिए। ये 9वीं का पेपर था, गणित विषय का।